multi-threading actually. Fine. Then we will see how it is working. Then we will see what is thread. Then we will see how thread can be created, and what are those methods to create threads, और उसको कैसे करेंगे हम, और उन दोनों मेथड्स को क्रिएट करने की जरूरत क्या पड़ी. सो वन बाय वन वी विल सी एवरीथिंग, and we will try to finish this topic till tomorrow, if not tomorrow, for in Wednesday for sure. And then we will move to generic and collection, and this week only we will finish it off also. Fine. So what is the point कि जब आप इसका कोर्स लेआउट देखोगे तो इट्स नॉट कंसिडरिंग ऑल मल्टी थ्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स, लाइक डेडलॉक नहीं पढ़ना है, एंड many things are there which is not been in the syllabus, which is a kind of advanced Java thing. Fine. So we will discuss whatever it is given in the course layout. We will discuss each and every point, and apart from that we will discuss, just I'm sharing with you the points we are going to discuss in this, that is it's on your computer screen, what I have downloaded from the Chalkpad. See, this much we need to do. So this much we need to do in today or tomorrow class, or maximum by Wednesday. Fine. So I'm pasting it in string part where we can check it all the time that we have to finish this. This is the syllabus of multi-threading for you. Fine. So this needs to be covered. So we will go through with the multi-threading, Java thread model. इसका लाइफ साइकिल देखते हैं पहले. ठीक है. मेन थ्रेड क्या होता है वो देखते हैं. रनेबल और एक्सटेंडिंग क्लास क्या क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है. तो यहां तक तो मैं आज ही करा दूंगा. ठीक है. देख रहे हो, यहां तक बहुत सिंपल है. क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं सब अभी बता दूंगा. इसके अलावा जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये मैं कल बता दूंगा. ठीक है. थ्रेड प्रायोरिटी, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है. ठीक है. तो मोस्ट प्रोबेबली ये कल हो जाएगा. लेकिन मान लो कि इनके जो मेथड्स होते हैं थ्रेड्स के, जैसे स्लिप हो गया, ब्लॉक हो गया, वेट हो गया, उनका अगर अलग अलग प्रोग्राम मैं बताऊं तो हो सकता है कि परसों भी लगे. उसके बाद हम जेनरिक और कलेक्शन शुरू कर देंगे. सो दैट्स द होल स्टोरी. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि थ्रेड्स क्या होते हैं. थ्रेड्स जो हैं वो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है. उन स्मॉल प्रोग्राम्स को, जैसे मान लो अपन ने लिख दिया T1, T2, T3, राइट. सो दे आर वेरी स्मॉल प्रोग्राम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. जैसे हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो होता है सेल. सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा बॉडी. सिमिलरली the smallest part of any process is thread as far as Java is concerned. Fine. तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो एक साथ चल रहे हैं. सपोज जैसे तुमने लाइट ऑन करी या फिर पावर ऑन करा, तो कंप्यूटर के जो अंदर है वो पावर जो है वो उसने कंज्यूम करा एंड वो स्टार्ट हो गया. ठीक है. अब उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलेंगे, बहुत सारे रजिस्टर्स चलेंगे टू वर्क कंप्यूटर, और वो सारे आपस में सिंक्रोनाइज्ड होंगे ताकि तुम्हारा कंप्यूटर जो है वो नॉर्मली काम करे. गेटिंग माय पॉइंट. तो इसको बोलते हैं अपन मल्टी थ्रेडिंग. वी विल सी व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज मल्टीटास्किंग, व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग. तो मैंने आपको समझाया था कि सपोज करो कि वी वर हैविंग क्वाड, आई मीन ड्यूअल टू कोर प्रोसेसर, जिसमें जो है वो ड्यूअल प्रोसेसर्स होते थे. उसके बाद क्वाड आया, उसके बाद ऑक्टल आया, उसके बाद हेक्साडेसिमल आया. सो देयर आर improvements. This is very obvious.
वेरी नेचुरल, इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? उससे हुआ कि तुम्हारा सिस्टम थोड़ा और फास्ट हो गया, तुम्हारा सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग हो गया। अब किसी को उसमें ग्राफिक्स भी डलवानी होती है, क्योंकि उसको जो काम है वो काफी बल्कि काम करना होता है, डेटा सेट हैंडल करना होता है, फोटोशॉप करना होता है, या फिर ग्राफिक्स डिजाइन करने होते हैं। तो इन सब कामों के लिए कंप्यूटर में जो है, नॉर्मल कंप्यूटर वो सक्षम नहीं था, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाना पड़ता था, है ना? ये आप सब भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो मल्टी थ्रेडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? जावा के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको सिखाया था कि जावा के अंदर एटलीस्ट एक मिनिमम थ्रेड जरूर होगा, और उस थ्रेड का नाम होता है मेन मेथड। दैट मेन मेथड इज द मिनिमम थ्रेड अ जावा प्रोग्राम कैन हैव। वो कम से कम तो होगा ही होगा, उसके बिना थ्रेड के तो कोई जावा प्रोग्राम होगा ही नहीं, क्योंकि मेन मेथड इटसेल्फ इज अ थ्रेड। ठीक है? और जहां पे भी दिक्कत होगी, मैं जहां पूछूंगा कि इतने पॉइंट को समझने में दिक्कत, उस पॉइंट के में आप कहीं मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो या यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। फाइन। सो थ्रेड इज अ बेसिकली अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जो कि कंकरेंटली रन हो सकता है। कंकरेंटली मतलब एक साथ। जैसे मान लो तुमने बनाया मल्टीपल थ्रेड इन अ प्रोग्राम, एक थ्रेड तुमने बनाया कि ये प्रोग्राम जो है वो लिख जाए, दूसरा थ्रेड बनाया कि ये प्रोग्राम जो है वो कॉपी हो जाए, और तीसरा थ्रेड बनाया कि ये प्रोग्राम जो है वो इतने टाइम के बाद डिलीट हो जाए, या फिर ये प्रोग्राम डिलीट हो जाए। तीनों प्रोग्राम चलेगा कंकरेंटली। ठीक है? और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करें तो ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में। आप अगर 2 बार प्रोग्राम रन कराओगे, एंड इफ वी आर हैविंग 2 थ्रेड्स T1 एंड T2, तो सपोज पहली बार में T1 पहले चला है तो दूसरी बार में T2 पहले चल सकता है। मल्टी थ्रेडिंग इज नॉट प्रेडिक्टेबल एट ऑल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये बहुत सारे थ्रेड्स का जो है कलेक्शन होता है, जिसको थ्रेड ग्रुप बोलते हैं, और वो कंकरेंटली रन हो सकता है। फाइन। और सेम प्रोसेस के अदर थ्रेड्स भी उस टाइम में रन हो सकते हैं उसके साथ ही। दिस इज द मेन पार्ट। 2 पॉइंट मैंने आपको सिखाया अभी बस। मल्टी थ्रेडिंग होती क्या है? तो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो कंसेप्ट है बहुत सारे थ्रेड का जो कंकरेंटली रन होगा, ठीक है, फॉर सेम प्रोसेस, और उसके जो है वो एक दूसरे का वेट नहीं करते, वो कंकरेंटली रन होते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, राइट? कौन इंडिपेंडेंट है? थ्रेड्स, क्योंकि उनके पास सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। ठीक है? अलग अलग टनल मान लो, अलग अलग टनल से वो निकल रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टनल, सो पाइपलाइनिंग नहीं है यहाँ पे। दे आर नॉट इन अ क्यू। तुम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे, यू हैव गॉन थ्रू विथ क्यू स्टैक, so they are not standing in a queue, they are not pipelined, there are different tunnel, and they are independent because they are having separate path of execution. Fine. So अगर मान लो एक्सेप्शन आया, अगर मान लो एक्सेप्शन आया, ठीक है, एक थ्रेड में, तो वो दूसरे थ्रेड के एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है? सपोज करो कि 2 फ्रेंड्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन टू कॉलेज, सो one location has been, I mean, obstacled or been locked by government कि यहाँ से नहीं जा सकते हैं कोरोना टाइम में, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट है उसका खास दोस्त है ना, और उन दोनों को सेम एग्जाम देने आना है, लेकिन उसको कोई नहीं रोक रहा है क्योंकि वो दूसरे रास्ते से आ रहा है। तो अब दूसरा, ये दोनों हैं आपस में दोस्त, ये दोनों हैं आपस में थ्रेड, लेकिन एक का जो इफेक्ट होना एक्सेप्शन से दूसरे को एग्जीक्यूट होने से नहीं रोकता है। दैट्स द मेन रीजन। तभी ये पॉसिबल होगा कि आप मल्टी थ्रेडिंग कर पाओ, मल्टी टास्किंग उसको बना पाओ। ठीक है? अब एक प्रोसेस का सारा थ्रेड एक कॉमन मेमोरी शेयर करता है। ठीक है? एक प्रोसेस का सारा थ्रेड, मैं आपको वो दिखाता हूं डायग्राम। एक प्रोसेस का सारा थ्रेड जो है वो एक कॉमन मेमोरी होल्ड करता है। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग।
अभी तुमने पढ़ा कि थ्रेड होता क्या है, मिनिमम एक थ्रेड जो है वो होता है हर प्रोग्राम में। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये बहुत सारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो जावा का मेन मेथड होता है ना, उससे पहले ही ये थ्रेड इनिशियलाइज करना पड़ता है अपने को। ये थ्रेड इनिशियलाइज होगा तब जावा जो है, जावा का प्रोग्राम जो है वो वहां से बनना शुरू होता है, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है एक्चुअली, जो थ्रेड्स के कलेक्शन है जिसको अपन थ्रेड ग्रुप बोलते हैं, उसका साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होना मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है, विदाउट अफेक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच अदर, because both are independent from each other but they shared a common memory, ठीक है। they shared a common memory, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। it's very important, they shared a common memory। तो what is thread, what is group of thread, right? how it run concurrently, is it dependent on each other or not? If there is any exception in, suppose we are making two thread T1 and T2, कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, क्यों जरूरत पड़ी, वो सब समझाऊंगा। अभी इसका थ्योरी समझो कि T1 और T2 नाम से हमने दो थ्रेड बनाया है। यहां पे समझ लो कि दो स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए, दो स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए, तो एक पे आ गया एक्सेप्शन, तो क्या वो दूसरे के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करेगा? नो, इट वोंट। वो कभी दूसरे के एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बोथ आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहां तक जितना हमने पढ़ा कि व्हाट इज थ्रेड, व्हाट इज ग्रुप थ्रेड, थ्रेड ग्रुप, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, राइट, whether they are independent from each other or not, how they execute concurrently, ये तीन चार पॉइंट्स मैंने आपको बस बताए हैं अभी। ये समझ में आया या कोई दिक्कत है? You can ask any question if there is any. अब देखो, अब अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसमें बाद में कोई क्वेश्चन अभी मत करना। इतने समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि वी हैव अ ह्यूज सिलेबस टू कवर, दैट्स व्हाई। बाकी जितना टाइम बचेगा मैं संडे को भी तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अभी समझोगे तो ज्यादा फ्रेश समझ में आएगा। तो यहाँ तक समझने में दिक्कत है कि थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, कंकरेंटली एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है। तो जब भी कोई जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ध्यान से सुनो कि अब ये थ्रेड आया कहां से, और ये जब अपने पहले से ही पढ़ रहे थे तो क्या इसमें फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। ये अभी सुनो, थ्रेड हमेशा से था, जब से तुम पढ़ रहे हो जावा, right from the beginning thread concept was there, but you were not aware of that we are using thread and something, because that main method is thread itself. Remember, that main method is thread itself. Fine, so let's summarize the discussion point. मैंने इसको summarize किया। पहला पॉइंट है, the main purpose of multi-threading is to provide simultaneous execution। पता है अपने को ऐसा क्यों करेंगे हम? सपोज मैं आप सबको अलग अलग 15 मिनट 20 मिनट का टाइम स्लॉट देता हूं पढ़ाने के लिए, और आप सब एक ही लिंक पे मेरे को एक साथ मिल जाते हो, तो साइमल्टेनियसली यू ऑल आर गेटिंग अ वर्चुअल क्लास फ्रॉम मी और अदर कंसर्न्ड सब्जेक्ट टीचर। गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारा टाइम बच रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, मेरा एनर्जी बच रहा है, तुम्हारा एनर्जी बच रहा है, आउटपुट वही आ रहा है। फाइन, तो यहां पे क्या होगा, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द यूटिलाइज ऑफ सीपीयू टाइम, ठीक है, सीपीयू का टाइम और एनर्जी, इन सबको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज इज द मेन मोटिव। फाइन, so a multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently. N number of threads can run concurrently, remember this,
n number of threads can run concurrently. और हर उस प्रोग्राम का हर ये छोटा पार्ट जो है इसको अपन बोलते हैं थ्रेड. ठीक है, तो सीपीयू टाइम को मैक्सिमाइज यूटिलाइज करने के लिए हम ये सारा चीज जो है वो करते हैं. अगर कोई आपसे पूछे तो ये इसलिए होता है, ये इसका बेनिफिट है. ठीक, और जो आइडल टाइम होता है, जिस टाइम में सीपीयू या सो रहा होता है या फिर वो कुछ नहीं कर रहा होता और पावर कंज्यूम हो रहा होता है, उसको मिनिमम करने के लिए. ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज थ्रेड के ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस स्टेट में थ्रेड रह सकता है. ये मैं तुम्हें लाइफ साइकिल में भी बताऊंगा. ठीक है, ये मैं तुम्हें लाइफ साइकिल में भी बताऊंगा, बट वन बाय वन देख लो. पहला न्यू. न्यू मतलब कि न्यूली बॉर्न बेबी, मतलब वो अभी लिविंग में आया नहीं है, अभी वो थ्रेड हैज नॉट येट स्टार्टेड इन दिस स्टेट. न्यू, न्यूली क्रिएटेड. फाइन. देन देयर इज रनेबल. रनेबल मीन्स it is in a executing mode. A thread executing in Java virtual machine is in this state. Fine. Then there is a blocked. Blocked means कि उसको जो है वो पॉज कर दिया गया है. ठीक है, और वो वेट कर रहा है कि उसका पॉज खत्म हो और वो चले. फाइन. Then there is a waiting concept. The thread is waiting for infinitely another thread to perform particular action in this state. मतलब एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के लिए जब वेट करता है, that condition is called deadlock, which is not been in your syllabus. But जब मान लो कि मैंने आपको एक बार ट्रैफिक का दिया था, आपने ओएस में पढ़ा होगा. ठीक है, जब एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के फिनिश होने का वेट करता है ताकि वो फिर शुरू हो सके, दैट इज वेटिंग स्टेट. when one process is waiting for another and one process is accessing the resources, so जैसे ही वो रिसोर्स को छोड़े तो मैं उसको यूज करूं. गेटिंग माय पॉइंट. मान लो कि 12 से 1 के शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है और 1 बजे भी उस क्लासरूम के बच्चों ने उस क्लासरूम को खाली नहीं किया है. नाउ 1 बजे से आपका एग्जाम है उसी क्लासरूम में. Now you are waiting for those process to get finished, then you can start your process. That is waiting time. That is not blocking time. Getting my point? और ब्लॉक टाइम मतलब मीन्स आप वेट कर रहे हो कि जैसे आपका जो कोड क्वेश्चन है, आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई हो और आप वेट कर रहे हो कि ये 5 सेकंड में रिजॉल्व हो जाएगा. रिज्यूम इन 5 सेकंड, 10 सेकंड. दैट इज ब्लॉक्ड एंड अनब्लॉक्ड. फाइन. Then there is a timed waiting, a thread that is waiting for another thread to perform the action up to a specified waiting time. मतलब उसमें फिक्स होता है कि ये 5 सेकंड में वापस सही हो जाएगा, तो गिव मी 5 सेकंड. देन टर्मिनेटेड, जहां पे थ्रेड जो है वो टर्मिनेट होगा, एज सिंपल एज दैट. फाइन. सो ये किसी भी स्टेट में ये थ्रेड हो सकता है एंड वी विल डिस्कस इट इन लाइफ साइकिल. ठीक है, इसको लाइफ साइकिल में देखेंगे. अब देखो, इन 3 चीजों में आपको कभी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है. मल्टीटास्किंग, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम. मल्टी थ्रेडिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली. मल्टीपल थ्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग. ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट. जो चीजें कोई किसी के लिए वेट ना करे, साइमल्टेनियसली वो चलता रहे. सीपीयू टाइम जो है उसको अपन मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें. ठीक है, उसके एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें. देन देयर इज अ मल्टी प्रोसेसिंग कंसेप्ट. इट इज सेम एज मल्टीटास्किंग. हाउएवर मल्टी प्रोसेसिंग मोर देन वन सीपीयू आर इन्वॉल्व्ड. फाइन. मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कॉल सेंटर होता है, जैसे ग्रिड कंप्यूटिंग आपने सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग सुना होगा, जहां वर्चुअली बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में, बहुत सारे सिस्टम बोल दो, कंप्यूटर्स नहीं, बहुत सारे सीपीयू सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड दे आर वर्किंग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क टू गेट इट परफॉर्म. दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग फॉर यू. रिमेंबर दिस. सो मोस्टली मोर देन वन सीपीयू इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टी प्रोसेसिंग. और मल्टीटास्किंग में क्या होता था? वन सीपीयू इज need to be involved. Fine. Then there is a parallel processing.
पैरेलल प्रोसेसिंग वही जिसको मैंने आपको अभी समझाया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कि आपको लगेगा ऐसा कि मल्टीपल सीपीयू यूज हो रहा है और होता भी है, लेकिन वो सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के लिए हो रहा है। मतलब पैरेलली बहुत लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं विथ डिफरेंट लोकेशंस, फाइन, और फ्रॉम द सेम लोकेशंस आल्सो, एंड दे आर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क, दैट इज पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर यू, फाइन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जावा का जो है वो अपन जो क्रिएट कर रहे हैं वो कितने तरीके से करते हैं। जावा में थ्रेड जो है वो अपन कितने तरीके से क्रिएट करते हैं। तो देयर आर टू वेज, रिमेंबर ऑलवेज। एक तो एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, मतलब थ्रेड क्लास को यूज करके करो, थ्रेड क्लास पहले से ही बना हुआ है इसके अंदर, और फिर एक रनेबल इंटरफेस यूज करके करो। दो ही तरीका है, और ये दोनों तरीके जो है वो मैं आपको प्रोग्राम बना के बताऊंगा। देयर आर ओनली टू वेज, and those two ways are by extending thread class and by implementing runnable interface. Getting my point? ऐसे आप जो है वो जावा में थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। तो जावा में थ्रेड क्यों क्रिएट करें? तो जावा में थ्रेड आप इसलिए क्रिएट करते हो कि जावा प्रोग्राम स्टार्ट तभी होगा जब थ्रेड बिगिन होएगा, फाइन। बिना मेन मेथड के जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे मेथड्स आपको पढ़ना है, जैसे वेट, ब्लॉक, आइडल, अलाइव, आगे सिलेबस में है आपके। अलाइव मतलब जिंदा है, मतलब यू हैव टू आई मीन वेरीफाई कि ये पर्टिकुलर थ्रेड अभी लिव में आई मीन लिविंग है या नहीं है। नॉन लिविंग हो चुका है मतलब मर चुका है, अबॉर्ट हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रायोरिटीज, सेट प्रायोरिटीज, गेट प्रायोरिटीज, इसको भी डिस्कस करेंगे हम कल। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीटास्किंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, फाइन। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर थ्रेड्स। मिनिमम मेन थ्रेड जो है वो तो रहेगा ही रहेगा हर जावा प्रोग्राम में। तो हर जावा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट तभी होता है व्हेन देयर इज अ थ्रेड जो है, दैट थ्रेड इज आई मीन बिगिन। So minimum main thread should be there in all Java programs. इस पे हम और आप दोनों कम्युनिटी एग्री करते हैं, फैकल्टी के भी और स्टूडेंट के भी, कि कम से कम मिनिमम मेन थ्रेड तो होता ही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करें हैं। बिफोर मूविंग टू द पॉइंट दैट हाउ टू क्रिएट थ्रेड, लेट्स सी द लाइफ साइकिल फर्स्ट। देखो ऐसा कुछ कनेक्शन होता है जावा में, जैसे कि बहुत सारे थ्रेड मिलके एक प्रोसेस बनाते हैं। हो सकता है एक ही थ्रेड हो उस प्रोसेस के अंदर, और बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉर्मली वर्क करने के लिए अश्योर करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ ओएस इन ऑल, and into that OS there are lots of processes working for that OS, that operating system, and that those processes which are been working for that operating system is a combination of threads or a single thread also. So that is getting understood by this particular example. What are thread in Java? Fine. ठीक है। और ये जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको मैं बताता जाऊंगा कि ज्वाइन कर देंगे तो कैसे होगा। ज्वाइन पढ़ना है अपने को। करंट थ्रेड कैसे होगा, कि करंट में कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। स्लिप क्या करेगा, है ना, कितने देर के बाद कंप्यूटर सो जाएगा, बस नींद में आएगा, वो ऑफ नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, सो रहा है, क्योंकि उसका जो है अपने को पावर कंजप्शन बचाना है, उसका टाइम बचाना है, ठीक है। स्टार्ट कैसे होगा, रन का कैसे करेंगे, गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, अलाइव, ईल्ड कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, स्टॉप कैसे काम करता है, डेमन कैसे काम करता है। तो देयर आर मोर देन आई मीन 27, 28, 29, 30, 31 बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो आप वन बाय वन देखोगे, एंड वी नीड नॉट टू नो ऑल द प्रोसेसेस, बट जैसे जैसे ये आएगा वी कैन फाइंड ऑल द प्रोसेसेस, फाइन। सो लेट्स मूव टू द
life cycle. Then we will again come to the segment that how to create threads in Java. Fine. So let's start with here. थ्रेड होता क्या है? हर जावा प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले थ्रेड का बिगिन होना जरूरी है, थ्रेड का स्टार्ट होना जरूरी है, थ्रेड का लाइफ में आना जरूरी है. फाइन. सो थ्रेड आर दैट स्मॉल प्रोग्राम्स, smallest segment of any process in Java, fine, which needs to be executed before running a Java program. And there is minimum one method, which is main method, should be always there in a Java program. Getting my point? So runnable interface और thread class, इससे पहले जो है हम देखते हैं life cycle. ठीक है, इसको ध्यान से समझना. इसको समझ लिया तो आपका आधा कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा. फिर फॉर्मेलिटीज बचेंगे कि अच्छा इसमें ऐसे हो रहा है, जैसे स्ट्रिंग बफर समझा था हमने, उसके बाद जो है हम सीधा उसके सिंटेक्स वगैरह देखते थे और उस पर काम करते थे. सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइन. अब पहला जो होगा इसमें लाइफ साइकिल, द फर्स्ट स्टेप इज न्यू बॉर्न. फाइन. अभी आपने सीखा था. फाइन. सो द फर्स्ट इज न्यू बॉर्न. ठीक है, और ये न्यू बॉर्न जो है ये फर्स्ट स्टेप है. ठीक है, यहां से जो है वो आता है आपका दो सेगमेंट विच इज कॉल्ड रनिंग एंड रनेबल. तो इसको दे दो आप 2 रनिंग और 3 पे दे दो रनेबल. कहीं से कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया. और इसके बाद जब हम बाहर आते हैं द फोर्थ वन इज कॉल्ड डेड. जहां तक समझने में कोई दिक्कत है? फर्स्ट स्टेप इज न्यू बॉर्न. न्यू बॉर्न स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट. फर्स्ट स्टेट का मतलब है कि जब आप उसको इनिशियली क्रिएट करेगा तब. फर्स्ट स्टेप का मतलब है, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसके सामने, इनिशियली क्रिएटेड. ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी लाइक इनिशियली क्रिएटेड. अब वो न्यूली बॉर्न से रनिंग या रनेबल पे, न्यूली बॉर्न से रनिंग या रनेबल पे कैसे आएगा? विद द स्टार्ट मेथड. स्टार्ट मेथड यूज करके वो न्यूली बॉर्न से, न्यू बॉर्न स्टेट से रनिंग स्टेट या रनेबल स्टेट पे आ जाएगा. ठीक है, अब रनिंग स्टेट से रनेबल स्टेट पे कैसे जाएगा? रनिंग स्टेट से रनेबल स्टेट पे कैसे जाएगा? तो रनिंग स्टेट से रनेबल स्टेट पे जाएगा यील्ड मेथड यूज करके. कौन सा मेथड? यील्ड मेथड. याद रखना, पहले यूज करा स्टार्ट मेथड, फिर यूज करा आपने यील्ड मेथड. ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं. अब न्यूली बॉर्न जो है वो पहला स्टेप है. न्यूली बॉर्न जो है
वो पहला स्टेप है। उसमें जो है इनिशियली चीजें क्रिएट होंगी, ठीक है। फिर जैसे ही आप स्टार्ट यूज करोगे, न्यूली बॉर्न से वो रनेबल या रनिंग स्टेट में आएगा, ठीक है। इन दोनों पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब रनिंग से रनेबल में कैसे कन्वर्ट होगा? रनिंग मतलब जो चल रहा है, इन एग्जीक्यूटिंग फेज, और रनेबल मतलब जो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, विच इज कंप्लीटली रेडी, एंड रनिंग मतलब विच इज गेटिंग रेडी। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो कन्वर्जन कैसे होगा? इल्ड मेथड यूज करके। उसमें अपन यूज करते हैं इल्ड मेथड। जो अभी मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स दिखाए थे, उसमें इल्ड मेथड भी था, ठीक है। तो ये जो 2 और 3 है, दीज आर कॉल्ड एक्टिव थ्रेड्स, ठीक है। ये मैंने 2 और 3, तो यहां पे मैं लिख देता हूं रनिंग एंड रनेबल आर एक्टिव थ्रेड्स। कहीं से कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। एंड देन देयर इज अ अदर मेथड लाइक डेड मेथड भी था। तो डेड मेथड जो है, डेड मेथड जो है उसके लिए क्या था? स्टॉप मेथड। स्टॉप मेथड करोगे तो वो डेड स्टेट में आ जाएगा। देयर आर डिफरेंट स्टेट्स, there are 4 states we have discussed. As far as life cycle of thread is concerned, the first state is called newborn state. Fine. When we use a start method, it is get started to running and runnable state. Fine. When it comes to running, it can be converted into runnable by using yield method. Fine. And when it is runnable, it is converted into dead state by using a stop method. ठीक है। तो स्टॉप मेथड यूज करने से क्या होता है? स्टॉप मेथड जो आप यूज करोगे, उससे जो रनिंग या रनेबल मेथड है वो ब्लॉक हो जाता है। फाइन। रनिंग और रनेबल मेथड ब्लॉक्ड यूजिंग स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं? सो दिस इज द बेसिक लाइफ साइकिल। अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या यूज होता है, जैसे और क्या क्या मेथड जो है वो इसमें यूज हो सकता है, ठीक है। यहां तक आपने देख लिया, तो इसमें और क्या मेथड्स यूज हो सकते हैं वो हम देखते हैं। इसको मैं नीचे करता हूं। इसमें मेथड यूज होगा पहला सस्पेंड, देख रहे हो। फिर यूज होगा स्लिप, जिसका बहुत जिक्र होता है ना, हमने देखा भी था प्रोग्राम, ठीक है। सस्पेंड होगा, स्लिप होगा, और फिर होगा वेट। ये सब हमने सीखा था, अभी देखा था आपने। और मान लो कि ये स्टेट में आ गया अब हमारा, ठीक है, ये स्टेट में आ गया। अब यहां से अपने को जो है रिज्यूम करवाना है, ठीक है। तो सस्पेंड से वापस रन करवाने के लिए, अगर आपको सस्पेंड स्टेट में आ गए हो और वापस आपको रन करवाना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा रिज्यूम, ठीक है। अगर आप वेट स्टेट में हो, ठीक है, अगर आप वेट स्टेट में हो तो आपको यूज करना पड़ेगा नोटिफाई। कब? जब आपको इसको वापस रन करवाना है, ठीक है। तो जितने सारे मेथड्स थे वो यही काम आने हैं। जो गिवन एलिमेंट है उसको ज्वाइन करो। जो थ्रेड, मान लो 4 थ्रेड ले लिया हमने, थ्रेड 1 में हमने 2 के पहाड़े ले लिए, और थ्रेड 2 में हमने 3 के पहाड़े ले लिए, और दोनों थ्रेड को ज्वाइन कर दिया, तो 2 का पहाड़ा प्रिंट होगा, उसके बाद 3 का पहाड़ा प्रिंट होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि हमने लिया इज अलाइव, यानी कि आप चेक कर रहे हो कि गिवन थ्रेड इज इन एक्टिव स्टेट और नॉट, तो उस इज अलाइव से चेक हो जाएगा। आपको कोई रनिंग थ्रेड जो है उसको रनेबल में कन्वर्ट करना है, तो आपको इल्ड मेथड यूज करना पड़ेगा। फाइन। अगर मान लो आपका जो थ्रेड है वो सस्पेंड स्टेट में है, स्लिप स्टेट में है, वेट स्टेट में है, तो ये सारे जो है वो एज अ मेथड यूज हो सकते हैं। आपने स्लिप यूज किया ही हुआ है,
सस्पेंड और वेट जब आएगा तो आप देख लेंगे, फाइन। और स्लिप जो है उसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड जब आपको वापस रन कराना होता है कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप देते हो अगर थ्रेड डॉट स्लिप और इसके अंदर मिली सेकेंड्स में आप टाइम पास करते हो, तो ये 1000 मिली सेकेंड तक जो है वो के बाद अपने आप जग जाता है, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड के लिए ये पॉज हो जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको देखूं कि कैसे पॉज होता है, इतना टाइम तो पता नहीं चलेगा, तो आप इसको बढ़ा सकते हो, 6000 कर लो, 7000 मिली सेकेंड कर लो, जो भी पास करोगे वो मिली सेकेंड में जा रहा है, ठीक है। आपने देखा हुआ था, मैंने आपको थ्रेड वाला एक एग्जांपल बताया था एक्सेप्शन में भी। So this is all about we need to learn in life cycle. So I have discussed it with you. So any issue in the life cycle of the thread, let me know. I'm waiting for your queries. Any issue so far in the life cycle of the thread? ये life cycle of the thread था, ठीक है। यहां से मैंने बताया, एक बार मैं वापस बता देता हूं। The first state is newborn state, which is initial state. Fine. Which is initially when thread is getting created. That's the state it is. Then there is a second state running, and the third one is runnable, which is called active state. The running state is getting converted into runnable state using yield method, YIELD. So there is a yield method for you. Then there is a stop method, which get the newborn state or runnable state to the dead state, fine. And there are lots of method then, like suspend method, slip method, and wait method. और अगर आपको वापस जो है वो रन करना है प्रोग्राम इस मेथड से वापस जाके, तो स्लिप मेथड तो पॉज होता है उतने देर के लिए, and it will, the program will get executed by itself only after that particular specific time you have given or any programmer have given. सस्पेंड का जो है वो वापस कैसे होगा, रिज्यूम से। वेट का जो है वो नोटिफाई से होगा। दैट्स द होल स्टोरी फॉर यू। अब मैं आपको स्लिप का एक मेथड बताया था, तो स्लिप मेथड का मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा। तो जब आपको, अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया था साइड में कि व्हेन थ्रेड इज क्रिएटेड इट इज न्यू बॉर्न थ्रेड इज रेडी। व्हेन थ्रेड इज क्रिएटेड, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ ताकि जब आप वीडियो पढ़े तो आपको वापस समझ में आए। थ्रेड इज क्रिएटेड मीन्स न्यू बॉर्न थ्रेड इज रेडी। Right? Then there is a dead state. That means stop. Thread is in execution, मतलब running. Thread is in execution. इसको बोल सकते हैं अपन running stage, ठीक है। Slip, slip में क्या होगा, टाइम मेंशन होता है, after that mention time it again get active. It again get active. That's fine to you. Blocked, ये भी पढ़ा हमने। इसके अंदर क्या पढ़ा, prevented to enter into running state, prevented to enter into मतलब ब्लॉक कर दिया इसको, prevented to enter into running state, fine. So there are different methods. So this is the life cycle of a thread, fine, how it works.
वी विल सी अ सिंपल एग्जांपल ऑफ स्लीप, है ना। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि थ्रेड को क्रिएट कैसे करते हैं। फाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड। यहां से देखते हैं, ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ये वीडियो तो आपको मिल ही जाता है। So the next topic is how to create thread in Java. तो हमने दो तरीका पढ़ा था, how to create thread in Java. We have gone through with two processes. The first one is by using runnable interface. So the first one is by using runnable interface, and the second one is by using thread class inherit. Thread class inherit. Fine. ये दो मेथड्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में अराइज होना चाहिए आपके कि ये जो दो मेथड्स हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी। अगर एक मेथड से काम चल रहा था तो कब हम इसको यूज करें, कैसे ये काम करता है, विच वन इज प्रेफर्ड इन विच कंडीशन। फाइन। सो इफ वी आर राइटिंग कि हमने एक टी नाम से क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। पहला देखते हैं, क्लास टी, सॉरी, फाइन। क्लास टी, अब हमने लिखा यहां पे एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो क्लास टी एक्सटेंड्स थ्रेड, सो देयर इज अ पॉइंट कि ये आपने लिखा था एक्सटेंड क्लास में, तो एक केस आया इसमें कि अगर मान लो कि हम क्लास टी एक्सटेंड थ्रेड लिखते हैं तो इट कैन नॉट इनहेरिट अदर क्लासेस लाइक T1, T2, T3। फाइन। तो यहाँ पे ये दिक्कत आया था, इस कारण से हमारे को इंटरफेस यूज करना पड़ा। एंड व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम इज दैट सिंगल क्लास T1, फाइन, और T, सिंगल क्लास T कैन नॉट इनहेरिट अदर क्लास, कैन नॉट इनहेरिट अदर क्लासेस, चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि क्लास T1 इंप्लीमेंट्स रनेबल, क्लास T1 इंप्लीमेंट्स रनेबल, ठीक है। अब ऊपर जो एक्सटेंड थ्रेड है वो थ्रेड क्लास भी बना हुआ है, मतलब पहले से, है ना, उसको अपन करवा रहे हैं, यानी उसकी सारी क्वालिटीज जो है वो टी के अंदर डाल रहे थे, ठीक है। तो यहां जो आपने दूसरा वाला लाइन आप देख रहे हो, देख रहे हो, क्लास T1 इंप्लीमेंट्स रनेबल, यानी इंटरफेस यूज कर रहे हैं। क्लास T1 इंप्लीमेंट्स, आया इंप्लीमेंट्स कीवर्ड किसके लिए यूज होता है, इंटरफेस के लिए। तो इसका क्या जरूरत पड़ा, थ्रेड तो क्रिएट हुआ था पहले भी, इसका ये जरूरत पड़ा कि T1 कैन एक्सटेंड अदर क्लास ऑल्सो। सो व्हाट वी कैन राइट हेयर कि इन केस ऑफ इंटरफेस, ये सिंपल और सिंगल डिफरेंस है जिसके कारण ये लोग यूज होते हैं। इन केस ऑफ इंटरफेस T1 कैन एक्सटेंड
other class also. But in case of thread class inherit, right? In case of thread class inherit or extend, single class cannot be inherit, cannot inherit other class. Single class T जो है वो सारे अदर क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकता था, ये खुद इनहेरिट किया है थ्रेड क्लास को. बट इंटरफेस के केस में क्या हो रहा है कि T1 कैन एक्सटेंड अदर क्लासेस आल्सो. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स सी एन एग्जांपल, देन वी विल मूव टू द अदर एग्जांपल्स. फाइन. सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. अपन ने लिखा जैसे कि मान लो क्लास T2 और क्लास T1 एक्सटेंड्स थ्रेड. क्लास T1 extends thread. ठीक है, और यहां पे भी हमने यही लिखा, ये है हमारा एक्सटेंड यूज करके, सॉरी, और ये है हमारा इंटरफेस यूज करके. ठीक है, इसको एज इट इज कॉपी करें. ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्लास T1 सेम प्रोग्राम एक्सटेंड्स की जगह पे इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस लिख दें. implements runnable interface. So this is the first line for extend class and this is the first line for interface class. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही तुमने ये लिखा, इसके बाद तुमने यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस शुरू करा. मैं इसको एज इट इज अलग अलग रहने देता हूँ और यहाँ से तुमने यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस शुरू करा. ठीक है, इसके जस्ट नीचे तुमने लिखा पब्लिक वॉइड, एक मेथड दिया पब्लिक वॉइड रन, एक मेथड बनाया हमने. ठीक है, तो ये भी सेम ही रहेगा उसमें, मेरे को तो कहीं से भी दिक्कत नहीं लग रहा. कहाँ पे दिक्कत होगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा. ठीक है, तो हमने एक मेथड का नाम दिया इसके नीचे, वो मेथड मैं भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि तुम्हें साथ साथ पता चलता रहे कि हमने क्या जो है वो डिफरेंस करा है. ठीक है, इसमें मैं एक एंटर मारता हूँ, इसमें एंटर पहले से है. ठीक है, और इसके जस्ट नीचे ये जो मेथड तुमने यूज किया है इसके जस्ट नीचे लिखेंगे SOPLN सिस्टम आउट डॉट println और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे थ्रेड. कौन सा यूज किया था ऊपर? T1. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, टर्मिनेट, नीचे आएंगे. ठीक है, नीचे आके अपन यहाँ पे इसको ओपन करेंगे. देख रहे हो, थ्रेड पहले बन गया. ठीक है, अब यहां से शुरू होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ठीक है, स्ट्रिंग arg, ये वाला अब शुरू हुआ है. तो यहाँ पे आया ये मेन मेथड, यानी मिनिमम ये थ्रेड तो होगा ही. इससे पहले हमने एक और थ्रेड जो है वो ऊपर T1 जो है उसका क्लास यूज करके बनाया है, ध्यान से देखना. अब यहाँ पे पब्लिक वॉइड नीचे लिखा
और यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं करा, SOPLN थ्रेड T1, तो इसमें भी कोई अंतर नहीं आया। इसको एज इट इज रखो, इस वाले करली ब्रेसेस को यहाँ पे रखो, ठीक है। तो यहां से इसको कॉपी करो, कहीं से कोई अंतर नहीं, क्या करना है बस कॉपी और इसके नीचे जाके पेस्ट। चलेगा। अभी मैं इसको इसीलिए डबल कॉलम में बना रहा हूं कि तुमको सब दिखे, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेता हूं, ठीक है। दोनों में अभी तक सब कुछ सेम चल रहा है, ठीक है। अब यहां से दिक्कत आएगी, देखो यहाँ पे मैंने इसको ओपन करा और डायरेक्ट कॉल किया। क्या नाम बनाया था आपने? T2, T1। तो T1 डॉट का एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने obj1, ये तो सबको आता है, इक्वल्स टू, और डायरेक्ट T2 को जो है वो, सॉरी T1 है, उसको कॉल किया, ठीक है। या यहाँ पे दे दो न्यू T1, चलेगा, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखा अपन ने? obj डॉट स्टार्ट, obj1, इस ऑब्जेक्ट से कॉल किया किसको? स्टार्ट मेथड को, ठीक है। और सीधा स्टार्ट मेथड को कॉल करने के बाद हमने ये थ्रेड जो है वो शुरू कर दिया और इसको यहाँ पे फिर हमने क्लोज कर दिया। ध्यान से देखना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यही एक सिंगल डिफरेंस है एक्सटेंड में और इंटरफेस में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जो कॉलिंग होगा वो कैसे हो रहा है वो देखो, ठीक है। यहाँ पे तुमने लिखा था क्लास 1 एक्सटेंड थ्रेड, देख रहे हो? क्लास 1 एक्सटेंड थ्रेड, तो जो थ्रेड के अंदर क्वालिटीज थी वो अपने आप जो है वो कहाँ आ गई? T1 के अंदर। तो यहाँ पे तुम T1 को जो है वो डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो T1 का ऑब्जेक्ट तुमने क्रिएट किया जो किस टाइप का था? T1 टाइप का, और T1 के अंदर थ्रेड की सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है। तो तुमने उसको एक नया लोकेशन एक प्रोवाइड कराया, एक मेमोरी, और उसके ऑब्जेक्ट से ना स्टार्ट को सीधा कॉल करा, ठीक है। अब जैसे ही तुमने स्टार्ट को कॉल किया, ठीक है, जैसे ही तुमने स्टार्ट को कॉल किया यहाँ पे, ये वाला स्टार्ट, तो क्या होगा? ये स्टार्ट जो है सीधा इस मेथड के पास जाएगा, देख रहे हो? जैसे ही स्टार्ट को कॉल किया, वो ऑलरेडी थ्रेड में है, तो सीधा ये गया इस मेथड के पास, ठीक है। क्योंकि इस T1 के अंदर कौन सा मेथड है? वॉइड रन, ठीक है। अब वॉइड रन के अंदर क्या प्रिंट करेगा? थ्रेड 1, तो SOPLN1 थ्रेड 1 प्रिंट कर देगा। अब सिमिलरली यही आउटपुट जो है वो दूसरा वाला भी देगा, ध्यान से देखना, यही आउटपुट दूसरा वाला भी देगा, बट जो कॉल करने का तरीका है जहां मैंने हाईलाइट किया है, बस वहीं पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तक सब सही चल रहा है, देख रहे हो? सही है। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तक सब सही चल रहा था, आपने ऊपर में भी थ्रेड T1 जो है वो प्रिंट कराने का बोल दिया। अब आपने लिखा T1 डॉट obj, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने T1, स्मॉल t है,
ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे t1.obj और यहाँ क्रिएट किया हमने न्यू t1, न्यू t1 चलेगा। लेकिन अब अपने को क्या है कि यहाँ पे कोई थ्रेड से तो हम एक्सटेंड करा नहीं रहे थे, तो डायरेक्ट कॉल तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें देना पड़ेगा थ्रेड t, अपना एक क्लास बनाना पड़ेगा थ्रेड t इक्वल्स टू थ्रेड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाओ t, ठीक है, और न्यू थ्रेड, और उसके अंदर जो है वो आप थ्रेड वाला ऑब्जेक्ट पास कर दो, इसके अंदर जो है आप obj पास कर दो जो कि आपने यहां पे बनाया था। ये वाला लाइन अलग है ना, इसको हम कहीं और लिखते हैं। पेज लेआउट कॉलम 1, देख रहा हो, थ्रेड टी बनाया हमने नया, और उस न्यू थ्रेड के अंदर हमने obj पास कर दिया। कौन सा obj, कौन सा obj, जो हमने यहां बनाया था ऊपर में। यानी कि पिछले वाले में तुमको क्या करना था, डायरेक्ट थ्रेड से कॉल कर रहे थे, यहाँ पे तुम्हारे को ये ऑब्जेक्ट थ्रेड का बनाना पड़ा, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को पास कर देना पड़ा जो थ्रेड क्लास तुमने बनाया है, ठीक है। अब जो टी है उसको तुम यूज कर सकते हो, ये जो नया वाला थ्रेड बनाया है इसके थ्रू कॉल कर लो, इसके अंदर तुमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, तो टी डॉट स्टार्ट, फाइन, एंड देन क्लोज इट, क्लोज इट। बस इतना सा डिफरेंस है। अब बताओ इन दोनों में समझ में आया तुमको क्या डिफरेंस है, कैसे यूज करते हैं। क्लास एक्सटेंड में सब कुछ सेम चला और इसमें भी सब कुछ सेम चला, बस उसमें क्या होता है कि हाईलाइटेड वाला पार्ट देखना कि t1.obj डायरेक्ट बनता है, ठीक है, और obj.start जो है वो अपन कॉल कर लेते हैं। जो t1 टाइप का ऑब्जेक्ट बना वो थ्रेड टाइप का ऑब्जेक्ट पहले से ही है, लेकिन इसमें कोई पहले से थ्रेड ऑब्जेक्ट नहीं था, तो t1.obj बना तो लिया तुमने, लेकिन आपको एक अलग से थ्रेड क्लास बनाना पड़ेगा थ्रेड टी, और उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और इस ओबीजे से तुमको जब तुमने पास कर दिया तो टी के अंदर वो सारी क्वालिटीज आ गई, तो टी से आपको वो स्टार्ट को कॉल करना है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। और यहीं पे जो है कि सपोज करो कि व्हेन अ सिंगल क्लास कैन नॉट इनहेरिट अदर क्लास, तो अपन रनेबल यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन सिंगल क्लास कैन नॉट यूज एक्सटेंडेड अदर क्लास, तब हम लोग रनेबल यूज करते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं हम रनेबल का, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होएगा। और उसी प्रोग्राम में मैं इसी प्रोग्राम में मैं आपको बना के बताऊंगा कि कैसे जो है वो रनेबल जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, और उसमें क्या क्या चेंजेस करे तो वो थ्रेड एक्सटेंड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा कि देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड, रनेबल एंड एक्सटेंड, फाइन, मतलब एक इनहेरिट करके और एक इंटरफेस बना के। तो दोनों में फर्क क्या है, जो इनहेरिट करोगे उससे तो वो डायरेक्ट कॉल कर लेगा क्योंकि थ्रेड का सारा क्वालिटी वो इनहेरिट कर लिया, तो डॉट स्टार्ट कर दो वो कॉल कर लिया। लेकिन इसमें डॉट स्टार्ट करोगे तो वो कॉल नहीं करेगा, इसमें आपको वो थ्रेड का क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। उसके बाद जो है आप जावा टी पॉइंट का आप कोई भी एग्जाम्पल करोगे तो अब आपसे आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने लिखा, मान लो क्लास थ्रेड, मैं फटाफट बता देता हूं, क्लास थ्रेड लिखा,
ठीक है, और इस थ्रेड का नाम दिया क्लास थ्रेड 1। फिर हमने लिखा इम्प्लीमेंट्स, रनेबल यूज कर रहा है ना, इम्प्लीमेंट्स, और फिर हमने यहाँ लिखा रनेबल, चलेगा। यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस दिया, फिर हमने लिखा पब्लिक वॉइड, क्या यूज करा था अभी अपन ने, रन। देखते जाना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं कि इसको अपन ओवरराइड कराएंगे। ठीक है, पब्लिक वॉइड रन लिखा। पब्लिक वॉइड रन के अंदर हमने करली ब्रेसेस ओपन करा, कुछ भी पास कर दो, जैसे फॉर लूप लगा दो। फॉर लूप के अंदर हम क्या लेते हैं, i इक्वल्स टू 0, फिर हमने लिया i लेस देन 5 ले लो, i प्लस प्लस, चलेगा, ठीक है। और अभी कोई कंडीशन नहीं देते हैं, फॉर लूप दिया, और फिर हमने इसके बाद जो है वो लिख दिया यहाँ पे SOPLN। SOPLN के अंदर थ्रेड 1 प्रिंट कर दो, थ्रेड 1 जो है वो प्रिंट कर दो, यहाँ पे लिख दो कोलन, सॉरी कोलन, और यहाँ पे दे दो आई पे चला रहे हैं ना हम फॉर लूप, और इसको कर दो आप टर्मिनेट, ठीक है, और यहाँ पे कर दो आप इसको क्लोज। यहाँ तक समझ में आ रहा है जो रनेबल मैं बता रहा हूँ? ठीक है, तो हमने एक रनेबल लिया, वॉइड रन लिया, जिसको अपन ओवरराइड करवाएंगे, यहाँ पे इसको क्लोज किया, ठीक है। ये थ्रेड 1 की कहानी हो गई। अभी वॉइड मेन अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन शुरू भी नहीं हुआ है, तो इसको एज इट इज यहाँ से कॉपी पेस्ट कॉपी करो। और मैं यहाँ पे डेमो दिखाना चाहता हूँ कि अपन दो जो है वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब दो थ्रेड बना रहे हैं, तो यहाँ पे एज इट इज इसको पेस्ट कर दो। इसका नाम दे दो यहाँ पे थ्रेड 2, ठीक है। और एक्सेप्शंस जो है वो कैच हो जाएं जल्दी, तो यहाँ पे इसका वेरिएबल बदल दो, और इसको कर दो J++, इसमें I की जगह पे J कर दो, ठीक है। I करके भी देखना क्या होता है। अब यहाँ पे ये चीजें फिनिश हुई, सेम प्रोग्राम हमने ऐसे बनाया। अब इसको आपको रन भी कराना है, ठीक है ना, तो आप करा के देखना। अब हमने यहाँ लिखा पब्लिक क्लास थ्रेड, थ्रेड नाम से बनाया, ठीक है, या फिर इसका नाम दे दो थ्रेड टेस्ट, चलेगा। अब यहां से शुरू हुआ तुम्हारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, यहाँ तक आपको पिछले प्रोग्राम में भी मैंने सब कुछ ऐसे ही बताया था। अब तुम, चूंकि ये इंटरफेस है, तो तुमको लिखना पड़ेगा थ्रेड 1 T1, थ्रेड 1, ठीक है। पहले वाले थ्रेड के लिए तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम रखा T1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड 1, चलेगा। फिर तुमने बनाया थ्रेड T2, ठीक है। ये किसके लिए, थ्रेड 2 के लिए, जो दो थ्रेड बनाया आपने, ठीक है। तो न्यू
थ्रेड 2, यहाँ पे आपको जो है T1 और T2 खुद से बनाना पड़ता है ना। अब थ्रेड का जो है ऑब्जेक्ट बना लो। ये तो तुमने क्या बनाया, ये दोनों, मैं इसको जो है वो हाईलाइट कर देता हूं, ये दोनों तुमने बनाया थ्रेड का क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि थ्रेड टाइप का है, थ्रेड 1 टाइप का और थ्रेड 2 टाइप का। पर डायरेक्ट कॉल तो नहीं कर सकते हो ना, यही सीखा था इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो उसके लिए क्या करें अब, नाउ देन, इसको मैं यहां पे लगाता हूं कमेंट, ठीक है। तो देन थ्रेड ऑब्जेक्ट बना ले, अभी तो थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। तो थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, टी डॉट obj1 चलेगा, थ्रेड टी obj1 लिख दें, ऐसा यही लिखा था ना अपन ने, थ्रेड टी बनाया obj1 के लिए, इक्वल्स टू दिया न्यू थ्रेड, और वो ऑब्जेक्ट पास कर जो तुमने बनाया था। तो ऊपर में तुमने क्या ऑब्जेक्ट बनाया था, T1 पास किया, फिर तुमने बनाया थ्रेड टी obj2 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ऊपर में क्या बनाया था इसके लिए, T2, ठीक है। पहले वो थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर अपना एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिससे तुम एक्सेस करोगे। अब डायरेक्टली तुम बना लिया है तुमने क्या क्या, टी obj1 और टी obj2, ध्यान रखना तुमने क्या क्या बनाया है अभी खुद से, जिसके अंदर तुम थ्रेड की प्रॉपर्टी डाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि तुमने इंटरफेस के थ्रू बनाया था। तो इंटरफेस के थ्रू जब तुम बनाओगे तो तुमको यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट और थ्रेड ऑब्जेक्ट खुद बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये जो दो चीजें तुमने बनाई हैं, अब इनको तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो इनके अंदर तुमने क्या पास किया था, T1 और T2, और T1 और T2 देखो तुमने क्या किया हुआ है, ये देखो थ्रेड T1 जो है पहले ही से बनाया हुआ है, और थ्रेड T2 भी पहले से बनाया हुआ है, एक क्लास बना लिया था तुमने, तब जाके तुम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अब तुमको क्या करना है, टी का जो obj1 बनाया है तुमने, स्मॉल टी का obj1 बनाया है जो तुमने, ठीक है, ये ए मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये कैपिटल हो जाता था। टी का जो obj1 बनाया है, इसको यूज करके स्टार्ट को बुला लो, चलेगा। फिर टी का जो obj2 बनाया है तुमने, obj, उससे भी स्टार्ट को बुला लो, ये भी चलेगा। अब इस ए को हटा देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसको क्लोज कर दो, चलेगा। मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कहाँ पे क्या यूज कर रहा है। अब देखो पहले हमने बनाया थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया न्यू यूज करके, जो T1 और T2 में यूज, थ्रेड टाइप का हमने T1 और T2 बना लिया। अब T1 और T2 को हमने नया थ्रेड ऑब्जेक्ट जो बनाया उसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। उसके अंदर पास करके हमने स्टार्ट को डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कर दिया, ये था तुम्हारा रनेबल, ठीक है। ओवरराइड क्यों करा, ओवरराइड इसलिए करा कि देखो थ्रेड 1 के अंदर जो है वो वाइड रन यूज हो रहा था, और थ्रेड 2 के अंदर भी यूज हो रहा है, तो ओवरराइड हुआ ना, सेम अलग अलग चीजें प्रिंट कर रहा है सेम फंक्शन, मतलब एक फंक्शन बहुत से काम आ रहा है। तो ये जब प्रिंट करेगा, जैसे मान लो कि प्रिंट करा 0011, ठीक है ना, ऐसे प्रिंट करेगा, तुम इसको प्रिंट करा के देखना, तो जब दिक्कत आएगी तो मेरे को बताना। तो जब ये प्रिंट करेगा तो याद रखना, हो सकता है थ्रेड 2 का पहले प्रिंट कर दे कभी और थ्रेड 1 का बाद में, इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल।
मल्टी थ्रेडिंग में आउटपुट प्रेडिक्टेबल नहीं होता है कि किसका पहले एग्जीक्यूट करेगा, बट कंकरेंटली करेगा ये पक्का होता है। ठीक है, तो ये एक केस था। दूसरा वाला केस हमने क्या पढ़ा था? सिंपल वाला, एक्सटेंड वाला पढ़ा था ना, और उसके बाद पढ़ा था हमने स्लिप वाला। ठीक है, तो अब क्या क्या चेंज करना पड़ेगा अपने को एक्सटेंड के लिए? कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इसी प्रोग्राम में मैं इस प्रोग्राम को दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि ये तो थ्रेड का है, ये तो तुमको मैं अभी भेजूंगा, आज रन करा के देखना। मैं इस प्रोग्राम को यहां से करता हूं कॉपी, और टॉपिक बनाता हूं कन्वर्टिंग रनेबल टू एक्सटेंड मेथड। ठीक है, यहां से किया कॉपी, और इसका टॉपिक बनाया मैंने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कन्वर्टिंग रनेबल टू एक्सटेंड। तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ये देख लेते हैं। रनेबल टू एक्सटेंड। ठीक है, अब देखो सेम प्रोग्राम मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सेम जो अभी आपसे डिस्कस करा था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। इसको करा सेव, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज कहाँ पे आएगा? ठीक है ना, तो थ्रेड 1 एक्सटेंड्स थ्रेड, लिख दिया हमने। थ्रेड 1 यहाँ पे सबसे पहला चेंज आएगा। ऐसा करूं, चेंज क्या क्या आ रहा है वो भी यहीं पे बता देता हूं, ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ये हो जाएगा कट, और इसकी जगह पे क्या आएगा वो लिख देता हूं। ठीक है, तो थ्रेड 1 एक्सटेंड्स थ्रेड, एक्सटेंड्स, सॉरी, इसकी जगह पे आ जाएगा एक्सटेंड्स थ्रेड। चलेगा? और कोई चेंज नहीं, सब कुछ वही। अब आते हैं नेक्स्ट वाले थ्रेड में। पहला वाला थ्रेड बन गया हमारा, अब इस वाले को सेलेक्ट करते हैं। बस ये नहीं रहेगा, इसको चेंज करना है अपने को। तो यहाँ पे हमने इसको भी कट करा, स्पेस दिया, हटाया, और यहाँ पे भी लिखेंगे एक्सटेंड्स थ्रेड, यानी कि एक्सटेंड्स थ्रेड को इनहेरिट करवा रहे हो। एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है, इनबिल्ट थ्रेड को एक्सटेंड कराया, इतना ही चेंज करा। अब हम आते हैं नीचे। सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। कहाँ पे? जहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं। तो ये सब इतना क्रिएट करने का कोई जरूरी नहीं होगा पब्लिक वॉइड के नीचे। ठीक है, तो इन सब को कर दो तुम कट। कर दिया कट। सही चीज क्या होगी? तो कट वाले पार्ट को हटाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड 1 के नीचे लिखेंगे T1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था ना तुमने। ठीक है, तो बस T1 और T2 को रहने दो, तो तुमको नीचे वाला ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। थ्रेड 1 का बनाया तुमने T1 और T2, तो ये एज इट इज रहने दो। बाकी चीजें हटा दी हमने, अपना थ्रेड ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। तो T1 डॉट स्टार्ट को डायरेक्ट कॉल कर लो, और T2 डॉट स्टार्ट को डायरेक्ट कॉल कर लो। आंसर वुड बी द सेम। कंकरेंटली इसको रन करेगा, इट विल एग्जीक्यूट लाइक दिस। ये पहले से देख रहे हो, अभी ये डायरेक्ट T1 ऊपर बना और उसको कॉल कर लिया है। पर यहाँ पे T1 डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ पे इस T1 को देख रहे हो, इस T1 को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की तरीके से पास करना था, नया थ्रेड ऑब्जेक्ट बना के, और फिर उस थ्रेड ऑब्जेक्ट पे आप जो है वो कॉल कर सकते थे। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंड एंड इंटरफेस, अदरवाइज इट विल गिव द सेम आउटपुट। तो ये सारी चीजें आपको मैंने अभी बताई, और बाकी चीजें कल बताऊंगा। अभी बताओ कि यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो मैं वापस बताऊंगा। दिस इज मल्टी थ्रेडिंग फॉर यू, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको रन करा के देखना। मैं ये दोनों फाइल शेयर करूंगा आपके साथ, जिसमें पढ़ाया है और वीडियो तो है ही।
अब आती है बारी कि कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, यही लाइफ साइकिल है, आप देख सकते हो, इसी को मैंने अपने तरीके से पढ़ाया था, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब आता है फिर क्रिएटिंग थ्रेड। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इफ देयर इज एनी। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे मेथड हैं जिसको यूज करके होगा। अब देखो जावा थ्रेड एग्जांपल बाय एक्सटेंडिंग क्लास। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से लेता हूँ। अब ये जावा टी पॉइंट से आपने लिया, ये वाला प्रोग्राम तो बता ही दिया है। अब ये अलग से जो आपके जावा टी पॉइंट पे है वो देखो, एक्सटेंडिंग क्लास। कुछ नहीं, सिंपल एक्सटेंड्स थ्रेड। ठीक है, सिस्टम आउट प्रिंट एलन वॉइड रन एक मेथड लिया है, मेथड के अंदर प्रिंट करा लिया। और मेथड कैसे कॉल होएगा, वो मेथड हमेशा कैसे कॉल होएगा, स्टार्ट से, बताया था ना। तो यहाँ पे T1 डॉट डायरेक्ट आपने T1 क्रिएट किया और T1 से डायरेक्ट कॉल कर लिया, फाइन। अब जब आप इसको ऑनलाइन रन कराओगे तो यहाँ पे बस पब्लिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन रन नहीं कराओगे तो ये एज इट इज भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये थ्रेड इज रनिंग आउटपुट आएगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या प्रिंट करेगा, पहले थ्रेड 1 के लिए 0 से लेगा 0 से 0 से 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, अब ये वाला प्रोग्राम अच्छे से देखना, मैं इसी प्रोग्राम में जो ये पहले आपको मैंने बताया था, कल स्लिप बताऊंगा कि स्लिप करूंगा तो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, स्लिप बता दूंगा, अलाइव बता दूंगा, यील्ड बता दूंगा सेम प्रोग्राम में, तो तुम्हारे कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम कल इसको खत्म करने का सोचेंगे। ठीक है, और इसमें और भी एग्जांपल्स हैं दोनों मेथड यूज करके, तो आप इसको देखना और समझना। ठीक है, देख रहे हो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन में थ्रेड स्लिप यूज किया हुआ है, तो ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अभी तुमको जितना मैंने इसमें नोट्स में भेजा है उतना पढ़ना, और कोई दिक्कत आए तो बताना। थैंक यू। एनी क्वेश्चन इज देयर, लेट मी नो, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। समझ में आया, इसको अच्छे से पढ़ना, सिंपल करके, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, जितना अपने को पढ़ना है। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।